दोस्तों लीगल पैरामीटर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक होगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो मेन जजमेंट आई है, सबसे बड़ी जजमेंट जो है वो जजमेंट की मैं आपको कॉपी ऊपर जो भेज रहा हूँ, ऊपर बना रहा हूँ, लिख रहा हूँ, दे रहा हूँ। दोस्तों आपने कोशिश यही करनी है कि इस बात को पूरी तरह पूरे वीडियो को प्रॉपर सुनना है, क्योंकि इसमें आपका जो खर्चे का केस जो आपकी वाइफ ने आपके ऊपर किया है दोस्तों, वो खर्चे का केस जो होता है वो दो तरह से होता है। डीबी एक्ट में भी होता है, खर्चा लगता है और दूसरा होता है दोस्तों 125 वाला सीआरपीसी। अब दोनों केसों में जो है वो लड़की खर्चे के लिए केस कर देती है कि उसको पैसा मिले, घर से रूठ के चले जाती है, लड़के चले जाती है और जाते सारी वहाँ अपने मायके में जाके अपने बच्चे को लेके चले जाएगी, तो बच्चों को साथ लेकर केस कर देगी, जिसमें बच्चे का भी खर्चा बांध देने के लिए बोलती है और अपना खर्चा भी मांगती है। और दूसरी सिचुएशन में दोस्तों और भी कई केस कर देती है, लेकिन आपने उन केसों से बचना है। वो केस से ऐसे बच पाएंगे जो आपको स्टेटमेंट और ऊपर जो जजमेंट दे रहा हूँ वो जजमेंट पूरे देश में जो है वो बिल्कुल सभी कोर्टों के ऊपर मान्य है, क्योंकि मानयोग सुप्रीम कोर्ट की है तो सभी को मानना ही पड़ेगा। दोस्तों ऐसी जजमेंट आपने पहले कभी देखी नहीं होगी, और ये जजमेंट जो है ये 2020 जज की जजमेंट है। ये आप देखेंगे, आप इसको देखिए, रजनेश वर्सेस नेहा है, और ऊपर मैं डिटेल डाल रहा हूँ, बाकी उसके बारे में सारी आपको डिटेल अगले वीडियो में भी आगे बता ही रहा हूँ। आप उस चीज़ को प्रॉपर ध्यान दें और अपने केस को मजबूत करें इस जजमेंट को लगा के। और जैसे ही आपको पता लगे कि इन जजमेंटों में उसने वो खाना पूर्ति जो पूरी करी नहीं है, सिर्फ टाइम पास किया है अपने कागजों में, तो आप बिल्कुल वो केस जीतने वाले हैं, क्योंकि आपसे ज़्यादा आपकी पत्नी को कोई और नहीं जानता और आपको पूरी डिटेल पता होती है कि उसके बैंक में कितने पैसे थे या नहीं है, या वो पेरेंट्स में रहती है तो उसके घर परिवार की क्या स्थिति है, क्या उसकी प्रॉपर्टी है, क्या उसके पास गाड़ी है, क्या उसके घर के पास प्रॉपर्टी है, क्या वो जॉब करती है, वो कितनी पढ़ी लिखी। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों बतानी पड़ती हैं, एफिडेविट में सारी डिटेलें देनी पड़ती हैं, चाहे वो 125 का केस है खर्चे का, चाहे वो डीबी एक्ट का है दोस्तों। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल पक्का कर दिया है, एफिडेविट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ फॉर ऑल। तो ये लड़का हो या लड़की हो, उसको देना ही पड़ेगा दोस्तों। इसमें वही चीज़ें मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, नाम, एड्रेस, एज, क्वालिफ़िकेशन, उसके बाद अपनी सेपरेट अकोमोडेशन है कि आप मैट्रिमोनियल घर में रह रहे हैं कि आप पेरेंटल होम में रह रहे हैं, बताना पड़ेगा, क्योंकि अब झूठ नहीं चल पाएगा, हर चीज़ सच बतानी पड़ेगी, नहीं तो फिर आपको लड़की को कोई खर्चा नहीं मिलने वाला, केस हो जाएगा बंद। डेट ऑफ मैरिज, डेट ऑफ सेपरेशन है, जर्नल मंथली एक्सपेंसेस बताने पड़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन है, मेडिकल बिल है, रेंट का हाउस है कि अपना है, फिर डिटेल ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स भी बतानी पड़ेंगी और मेंटेनेंस की, कि अगर बच्चा है तो बच्चे का क्या खर्चा होता है, कितना होता है खर्चा, कहाँ पढ़ रहा है, कितनी फ़ीस ले रहे हैं, एक एक चीज़ यानी कि पूरी की पूरी क्लियर इसमें बतानी पड़ेगी, तब जाके ये सारा कुछ क्लियर हो पाएगा। तुम्हारी कितनी प्रॉपर्टी है, क्या गाड़ी है, बंगला है, क्या है, आईफोन है, कौन सा फ़ोन है, मेडिकल डिटेल्स क्या हैं, फिर आपकी लायबिलिटीज़ क्या हैं, फिर टूवर्ड्स जैसे एक्सपेंडिचर में देखें तो फूड, क्लोथिंग, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन का क्या है, वो एक भी चीज़ आपने छुपा ली तो समझ लो हो गया। नंबर दो, अगर आप नौकरी कर रहे हो तो एम्प्लॉयर का एड्रेस देना पड़ेगा, इनकम में आपकी पैन कार्ड नंबर देना पड़ेगा, बैंक की डिटेल देनी पड़ेगी, मंथली इनकम बतानी पड़ेगी, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या कहीं और है तो उसकी पे स्लिप्स भी लगानी पड़ेंगी, अकाउंट का नंबर भी देना पड़ेगा बैंक का। तो अब जो है ये जो अगर लड़की वाले जितना भी छुपाना चाहे तो वो इसको छुपा नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें भी पूछा जाता है कि तुम इनकम टैक्स में तुमने इस डिटेल को दिया है कि नहीं दिया है, बैंक स्टेटमेंट लगाई है, प्रॉपर्टी। दोस्तों इसमें ये भी पूछा जाता है आगे कि आप प्रॉपर्टी जो है वो जॉइंटली ओन्ड बाय पार्टीज़ है आफ्टर मैरिज कि नहीं, शेयर इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी क्या है, अगर कोई स्टेटस ऑफ पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ है उसकी डिटेल मांगी जाती है, कोई लोन चल रहे हैं तो उसकी डिटेल मांगी जाती है, डिस्क्रिप्शन ऑफ ज्वेलरी पूछा जाता है, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट्स के बाद में पूछा जाता है आफ्टर मैरिज, तो लोन, लायबिलिटी, मॉर्टगेज, इससे डिटेल मांगी जाती है। फिर बाकी आपको अभी बताया ही है मैंने, कोई ईएमआई आप पे कर रहे हैं उसकी डिटेल मांगी जाती है, कोई लोन चल रहा है या कोई गाड़ियाँ आपके पास कौन सी हैं उसकी डिटेल मांगी जाती है, लड़की से भी और लड़कों से भी, और फिर नेट इनकम मांगी जाती है आपके बिज़नेस की। तो दोस्तों ये सारी जो चीज़ें हैं, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की डिटेल हो गई, फिर अपनी आप लगा लीजिए टैक्स की लायबिलिटी की हो गई, इनकम टैक्स की हो गई। उसके बाद में लास्ट में दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है
कि जब लास्ट में लड़की को एक डिक्लेरेशन भी देना पड़ेगा, उसमें उसको ये लिख के देना पड़ेगा कि मैंने ये पढ़कर साइन कर रही हूँ, मैंने कोई भी झूठी स्टेटमेंट नहीं दी है इस एफिडेविट में, और जो भी अगर मैंने इस पे एफिडेविट में कोई अगर झूठी मेरी कोई भी इन्फॉर्मेशन पाई जाती है तो मेरे ऊपर कंटेम्प्ट जो है उसका केस एक दर्ज किया जाएगा, कर सकते हैं। और दूसरा जो गुनाह है वो मेरा जो कानून सेक्शन जो है 199 रीड विद सेक्शन 191 199 रीड विद 191 एंड 193 ऑफ द आईपीसी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 ईयर्स। यानी वो खुद ही कह रही है कि मुझे 7 साल की सज़ा और 2 साल की उसमें सज़ा और फाइन ये होगा, और कहती है कि मैंने ये खुद पढ़ के साइन कर दिया है। तो दोस्तों ये जो 191, 193, 199 और 209 ये सेक्शंस हैं जिसके अधीन वो बिल्कुल क्लियर मेंशन कर देती है कि अगर ऐसा कुछ भी क्लियर मेंशन करवाया जाता है उनसे पहले खर्चा लगाने के, अब ये रूल आ गया है कि भाई अगर इनमें से कोई भी चीज़ झूठी पाई गई तो मेरे पे ये सारे सेक्शंस के अधीन पुलिस केस पर्चा दर्ज हो जाए, मेरे पे जो भी कंटेम्प्ट की जो प्रोविज़न्स है वो शुरू हो जाए। इसलिए दोस्तों किसी भी हाल में आप ये सोच लीजिए कि अगर जहां आपको ये पता लगे कि उस एफिडेविट्स में सारे आप पेज खंगाल लीजिए, कम से कम 20-25 पेज, 30-40 पेज होते हैं, उसमें जैसे ही आपको एक एक पॉइंट मिलता जाएगा उसमें आपको क्लियर होता जाएगा कि उसने आपसे क्या क्या चीज़ छुपाई है और कोर्ट को गुमराह करके क्या क्या चीज़ लिखी है, तो समझ लो उसका बच पाना मुश्किल है दोस्तों। फिर आपको ना तो खर्चा लग पाएगा, दूसरा आपका केस जो है उससे आप बरी हो जाओगे। और इसी तरह से अगर इस किसी को इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है दोस्तों की, कोई दुखी है, कोई परिवार में कोई आपका दोस्त भाई बंधु कोई भी है जिसे इसकी ज़रूरत है, तो सबसे पहले इस जजमेंट की कॉपी को उसको भेजिए। दूसरे नंबर पे उसे इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए कि किसी के ज़रूरतमंद के काम आ सके। दोस्तों लाइफ बहुत छोटी है, हंस गुज के गुजारनी चाहिए, खुशी से गुजारनी चाहिए। अगर हम इन्हीं केसों में पड़े रहेंगे तो हमारी ज़िंदगी तो फिर तबाह हो ही जाती है। इसलिए हम यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कोई भी बंदा अपना बढ़िया तरीके से ज़िंदगी जिए और अपना मस्त रहे। दोस्तों इसी के चलते मैं आपको गुड बाय और थैंक यू कहता हूँ। बाकी शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो को, और लाइक पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए दोस्तों। थैंक यू।